हेलो बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई। अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था में हमने अभी तक इस पूरे चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है लगभग कंप्लीट कर लिया। अब जो हम पढ़ेंगे यह इस चैप्टर का ना थ्योरेटिकल या बोल सकते हो कॉन्सेप्चुअल पार्ट रहेगा, जिसमें हमको 3 टॉपिक कवर करनी रहेगी। पहली चीज़ हम कवर करेंगे दोष के बारे में कि जो ठोस होता है, जो क्रिस्टल होता है, उसमें पक्का कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज़ के बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ होगी, तो प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब चुंबकीय गुणधर्म। और साथ ही ये चैप्टर आप समझ लो अपने अंत की ओर आ चुका है, मतलब ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का पहला पॉइंट, क्रिस्टल डिफेक्ट। क्या नाम देंगे इसको? क्रिस्टल डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब ही बच्चे होता है, हिंदी में मैं बोलता हूँ इसको क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल त्रुटि भी बोल सकते हो, दोष या त्रुटि। सबसे पहले ये समझते हैं कि यार ये क्रिस्टल डिफेक्ट होता ही क्यों है। क्या हर क्रिस्टल में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा, दोष होगा, ऐसा जरूरी है? तो इन बातों को जानने के लिए आप कुछ बातें जानिए कि प्यारे बच्चे, जो भी क्रिस्टल होता है ना, ठीक है, आप सबको पता है कि जो एक क्रिस्टल संरचना बनती है वो बहुत सारे अणुओं परमाणुओं के ऐसे नियमित व्यवस्था से मिलकर बनती है। मान लीजिए ये बनते जा रहा है मेरा, एक आयन के बाद दूसरा, दूसरे आयन के बाद तीसरा आयन, ऐसा लगा हुआ है। आयन बोल लो, परमाणु बोल लो, ये लोग क्या रहते हैं? नियमित व्यवस्था में रहते हैं, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक ऐसे लगे हुए हैं। ठीक, आपने ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम शायद सुना होगा पर बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि 11वीं 12वीं के सिलेबस में ना ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम को बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया है। कॉलेज लेवल पे हम उस चीज़ को पढ़ते हैं। तो ऊष्मागतिकी वो विज्ञान की वो शाखा है ना जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दिए हैं। उसके 18वीं 19वीं शताब्दी में जो भी नियम बने ना वो आज तक सही है। ठीक है, ऐसा सारे साइंस में नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के नियम देखो बदलने लग गए, पर ऊष्मागतिकी ने जो लिखा ना, जिसने भी लिखा बड़ा जीनियस रहा होगा। तो ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम में क्या कहा गया है बच्चों कि कोई भी जो शुद्ध ठोस होता है, जो शुद्ध ठोस प्योर सॉलिड, ठीक है, वो अपने अवयवी कण को एक नियमित और व्यवस्थित संरचना में केवल 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही रख सकता है। ओके मत पढ़ देना ना, 0 केल्विन टेम्परेचर मतलब इतना कम टेम्परेचर पर ही वह ठोस अपनी शुद्धता को क्या कर सकता है? बरकरार रख सकता है। पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही उसके परमाणु की जो व्यवस्था है वो भी क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। और वो परमाणु हो सकता है कि अपना जगह छोड़ के कहीं भाग जाए, बाहर चले जाए, लाइक दिस। ये परमाणु ने अपना जगह खाली करके कहीं पर पलायनित कर गया। तो इससे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की भी अगर बात कर रहे हो, रूम टेम्परेचर भी क्या होता है? लगभग 25 या 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन होता है। तो उतना हाई टेम्परेचर पे जो हमारा शुद्ध ठोस रहेगा उसके परमाणु क्या होंगे? पलायनित कर जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। उससे ये जो वैक्यूम बना ना, जो खाली जगह, जो खालीपन बना, यही खालीपन क्या कहलाता है? दोष। ठीक है, उस क्रिस्टल में क्या जन्म ले लिया? एक दोष जन्म ले लिया। तो क्रिस्टल दोष की अगर मैं परिभाषा बनाऊं तो क्रिस्टल दोष की क्या परिभाषा होगी कि क्रिस्टल के, ऐसा बोलना चाहिए, क्रिस्टल के परमाणु जो नियमित एवं व्यवस्थित संरचना रखते हैं, व्यवस्थित संरचना रखते हैं में एक हिसाब से विरूपकता बोल दो या विकृति बोल लो, विरूपता के कारण उत्पन्न दोष को ही हम लोग क्या नाम देंगे? दोष को क्रिस्टल दोष का नाम देंगे। और ये क्रिस्टल दोष अपने आप होगा ना, ठीक है, ये क्रिस्टल दोष अपने आप होगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी प्योर सॉलिड को 0 केल्विन पे मेंटेन करना मुश्किल है,
क्योंकि हमारा नॉर्मल जो टेम्परेचर लिया जाता है ना, रूम टेम्परेचर, वो तो 25 या 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 से 300 केल्विन कंसिडर किया जाता है। तो दोष तो ठोसों में आएगा ही आएगा, ये एक कॉमन सी बात है, और उन्हीं दोषों को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, तो क्रिस्टल दोष कहते हैं। तो परिभाषा तो आप लोग समझ में आए। ठीक, अब बात ये आती है, इसको परिभाषा को आप लोग साथ में नोट करते रहना कि ये क्रिस्टल दोष वास्तव में होते कितने प्रकार के हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मान लो एक परमाणु कहीं पलायनित हो जाए तो यहाँ पर एक परमाणु का दोष हुआ उत्पन्न, इसलिए इस दोष को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस दोष को हम लोग नाम देंगे बिंदु दोष। इसको हम क्या नाम देंगे, बिंदु दोष, या कई बार इसी को हम लोग परमाणु दोष का नाम भी दे सकते हैं। तो परमाणु दोष इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एटम डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट। पर कई बार ऐसा भी होता है कि एक पूरा का पूरा रो गायब हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं ये पूरा का पूरा रो गायब कर दिया, ये मतलब एक पूरी की पूरी पंक्ति ही क्या हो रही है, हमारी विलुप्त हो जा रही है, गायब हो जा रही है, कहीं चले जा रही है। तो ऐसे में जब ये पूरा का पूरा रो गायब हुआ ना, तो ऐसे दोष को हम लोग नाम देते हैं लाइन डिफेक्ट, मतलब रेखीय दोष। क्या कहते हैं, रेखीय दोष, जिसको हम क्या कहेंगे, लाइन डिफेक्ट। तो याद रखिएगा, जो क्रिस्टल डिफेक्ट है वो हमेशा आपको दो प्रकार का लेना रहेगा। पहला रहेगा एटम या पॉइंट डिफेक्ट, मतलब कि परमाणु या बिंदु दोष। अगर रेड कलर वाला कम दिखाई दे रहा होगा तो मैं बार बार इसको बोल दे रहा हूँ, परमाणु दोष लिखा हूँ, ये क्या है, बिंदु दोष। और दूसरा आता है लाइन डिफेक्ट, मतलब कि रेखीय दोष। दोनों में क्या फर्क है, बातें आप समझ पाए कि लाइन डिफेक्ट में पूरी की पूरी एक लाइन गायब हो जाएगी ना, कहीं चले जाएंगे, इम्प्योरिटी पैदा कर देंगे, मतलब जो इसकी नियमित संरचना थी अब पहले जैसी नहीं रह जाएगी, कहीं खोखलापन है, खालीपन है, कहीं पर भरा हुआ है। तो इस टाइप से दोष उत्पन्न होते हैं। और अगर एक अकेला परमाणु जाता है तो उससे क्या बनता है, परमाणु दोष। अब प्यारे बच्चों, ये जो परमाणु दोष आया और जो रेखीय दोष आया, इसको थोड़ा सा चलो हम लोग और डिटेल में जानते हैं कि क्या इनके भी प्रकार होते हैं। ठीक, तो चलिए, क्रिस्टल डिफेक्ट में मैंने आपको बोला दो दोष। कौन कौन से दोष मैंने बोले, एक तो आप लोग का आया पॉइंट डिफेक्ट। ठीक, पॉइंट या एटम डिफेक्ट, इसी को नाम दिए थे। मैंने अभी अभी हिंदी में इसका नाम लिखवाया था, क्या लिखवाया था, पॉइंट मतलब बिंदु दोष और एटम मतलब परमाणु दोष। ठीक है, एटम डिफेक्ट, परमाणु दोष। और दूसरा हमने क्या बोला था, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में मेरे प्यारे बच्चों क्या आता था, रेखीय दोष आता था। आपको ये जान के एक बात की खुशी होगी कि ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हमको लाइन डिफेक्ट से कोई लेना देना है ही नहीं। हालांकि एक और दोष आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या उसको इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, पर वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ना भी नहीं है, जो है उसी को पढ़ लीजिए, वही बहुत है। ठीक है, क्योंकि अब इसके प्रकार खुलने वाले हैं बच्चों। जो पॉइंट डिफेक्ट है, मतलब जो परमाणु दोष है, ये फर्दर दो भागों में बटेगा। और वो दो भाग कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। पहला क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसको हिंदी में भी क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि बोल लो या स्टोइकियोमेट्रिक दोष। तो मैं इसका हिंदी नाम नहीं लिखता हूँ क्योंकि हिंदी में भी इसको यही बोला जाएगा। और दूसरा क्या है, दैट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि। ठीक, अब होता क्या है ये तो इसमें समझिएगा। स्टाइकोमेट्रिक का मतलब है अवयवी कणों की उपस्थिति। अगर पूरे प्रक्रिया के दौरान ठोस के अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, अगर वो पूरी तरह से बनी रहती है, नियत रहती है, तो उस टाइप के ठोस में जो दोष उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, आपका स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट या स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि। और अगर मान लीजिए अवयवी कण की व्यवस्था ही बिगड़ जाए, कभी कण ज़्यादा या कभी परमाणु ज़्यादा या कम होने लग जाए, तब हमारा क्या आने लगता है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये क्या है, एक एक चीज़ को हम लोग को डिटेल से पढ़ना रहेगा। क्यों, क्योंकि इनके अंदर 3-4 डिफेक्ट आते हैं बच्चों। पहला स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर पहला डिफेक्ट आता है और वो है हमारी रिक्तिका दोष। क्या कहेंगे, रिक्तिका दोष, हिंदी में नाम देंगे वैकेंसी डिफेक्ट।
वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा इसी में आ जाता है अंतराकाशी दोष। क्या कहेंगे? अंतराकाशी दोष। और इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तीसरा इसी में बच्चों, तीसरा प्रकार को मैं ब्लैक से लिखता हूँ, कारण क्या है मैं बताऊंगा अभी। ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और इनका नाम आता है शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? शॉर्ट की डिफेक्ट। हिंदी में भी इसका यही नाम है, शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की त्रुटि बोल लो या शॉर्ट की दोष बोल लो, ठीक। डिफेक्ट मतलब दोष, त्रुटि एक ही चीज़ है। और चौथा आता है हमारा दैट इज फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट मतलब कि फ्रैंकेल त्रुटि। फ्रैंकेल त्रुटि या फ्रैंकेल दोष भी लिख सकता है आपकी किताबों में। अब मैंने इसको ब्लू से और इसको ब्लैक से क्यों किया? क्योंकि याद रखना मेरे बच्चों कि ये जो दोनों हैं ये नॉन आयनिक कंपाउंड या अनआयनित यौगिकों में होंगे, और ये दोनों जो हैं जिसको मैंने ब्लैक से बोला है शॉर्ट की और फ्रैंकल, ये लोग आयनिक कंपाउंड के लिए होंगे, आयनिक यौगिकों में होंगे। मतलब तीसरा चौथा आयनिक के लिए है और ये अनआयनिक यौगिक मतलब जो आयनिक यौगिक नहीं होंगे उसमें ये दो दोष पाए जाएंगे। तो इनके बीच में क्या फ़र्क है ये बात आप लोग समझ पाए, इसीलिए मैंने अलग अलग कलर से इसको नोटिफाई किया। पर हाँ, ये चारों किसके प्रकार हैं? शॉर्ट की स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के, मतलब स्टाइकियोमेट्रिक दोष के। ऐसे ही बच्चे जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है ये भी दो भाग में बढ़ता है। एक आप लोग का आएगा धातु आधिक्य दोष। क्या कहा जाएगा? धातु आधिक्य दोष। इसको हम इंग्लिश में नाम देंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा हमारा आता है दैट इज धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष, इसको हम लोग बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो इंग्लिश का नाम भी ना साथ में हिंदी वालों को पढ़ना चाहिए ना, ठीक। और मुझे लगता है हिंदी वाले बच्चे इतने दिल से खूबसूरत होते हैं या मेहनती होते हैं कि वो हर चीज़ ना अपने अंदर ना समाहित कर लेते हैं, क्या हिंदी क्या इंग्लिश। चैलेंजर होते हैं, रियल चैलेंजर। हर स्तर पे हर संघर्ष में खुद को साबित करना जानते हैं, ठीक है। तो मैं खुद भी बोला जाए तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है इनफैक्ट क्लास 10 तक, तो वो सब हिंदी ही रही हैं। तो मैंने भी लाइफ में वो चीज़ को फेस किया है। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, बशर्ते हमारा जो आत्मबल है, और वो हिंदी मीडियम के बच्चों में ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश के नाम भी अगर हैं तो आप लोग साथ में उसको अपने कॉपी में लिखा भी करो और उसको याद भी किया करो। तो प्यारे बच्चों, ये हैं हम लोग के इतने सारे प्रकार के डिफेक्ट, एक एक को हम लोग को पढ़ना है डिटेल में। तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे हमारा पहला पार्ट। आज की वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को कंप्लीट करें अच्छे से, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है बच्चों। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। बाय बाय। ये बोर्ड वोर्ड मिटाने में एक्सेस टाइम वेस्ट होता है। चलिए, तो हमने स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में पहले डिफेक्ट जिसका नाम लिखा था, क्या लिखा था हमने? वो हमारा पहला डिफेक्ट कौन सा था? वैकेंसी डिफेक्ट। क्या नाम था? वैकेंसी डिफेक्ट, जिसको हमने नाम दिया था रिक्तिका दोष। क्या कहा था? रिक्तिका दोष। खास बात क्या होती है इसकी रिक्तिका दोष में, तो आप समझिएगा कि मान लीजिए मेरे ना परमाणुओं की पूरी व्यवस्था है, ठीक। ये परमाणुओं की पूरी व्यवस्था है, एक परमाणु दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से एक व्यवस्थित संरचना बनती है किसके अंदर? क्रिस्टल जालक के अंदर, ठीक। समझिएगा बात को, ये क्रिस्टल जालक है, इसके अंदर पूरे के पूरे परमाणु ऐसे ऐसे व्यवस्थित है, ओके। इसमें थोड़ा सा कुछ अलग तड़का भी दे दिया जाए, कलर वलर। अरे छोटा हो गया था, थोड़ा बड़ा किया जाए, ठीक है। वो तो समझ ही रहे हैं आप लोग। सारे के सारे परमाणु क्या होते हैं? एक आकार के होते हैं, ठीक। ये मान लीजिए ये पूरा आपका एक क्या बन गया? क्रिस्टल की संरचना बन गई, क्रिस्टल जालक की संरचना। रिक्तिका दोष वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है भैया? वैकेंसी पोस्ट कब खाली होता है? जब कोई आदमी रिटायर हो जाए या अपना जगह छोड़ दे या सस्पेंशन हो जाए उसका, या उसका समझ लो कि वो रिजिग्नेशन दे दे। तो भैया यहाँ भी वही हाल है। मान लीजिए ये वाला आइटम क्या किया? अपना जगह छोड़ दिया,
जैसे ही छोड़ा, अब यहाँ पर क्या हो गया, खाली जगह उत्पन्न हो गया। समझ में आ रही बात है? पहले यहाँ पर क्या था, एक परमाणु था, अब यहाँ पर क्या हो गया, एक खाली खोखला सा जगह उत्पन्न हो गया। और इसी प्रकार के दोष को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिक्तिका दोष। क्योंकि परमाणु क्या हुआ, मान लो पलायनित हो गया, कहीं भाग गया, अपने जगह छोड़ दिया, अपने पोस्ट को त्याग दिया, तो उसी प्रकार के दोष को हम क्या नाम देंगे, रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष कैसे उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ समझ पा रहे हैं कि परमाणु जो क्रिस्टल जालक है उससे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। परमाणु क्रिस्टल जालक से क्या हो जाएगा, क्रिस्टल जालक से गायब हो गया। एक एक पॉइंट को ना रिलेट करके चलना बच्चों, ठीक। या ऐसा बोल सकते हो कि परमाणु जो रहेगा ना, एक परमाणु कोई, वो क्रिस्टल जालक से क्या हो गया, पलायनित हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं है एक ही परमाणु, एक आधा और भी हो सकता है, हमको उससे लेना देना नहीं है। कॉन्सेप्ट ये कहता है परमाणु क्या हो गया, क्रिस्टल जालक से अपना जगह छोड़ के कहीं चले गया। अब आप खुद सोचो कि अगर परमाणु क्रिस्टल जालक में जगह छोड़ के कहीं चले गया है, तो उससे क्या हुआ कि पहले जितने भी परमाणु थे, मान लीजिए पहले हमारे पास ना 12 परमाणु थे, एक दो लोग चले गए, तो अब बचे 10। आयतन तो उतना ही है, क्योंकि घेरा गया जगह तो उतना ही है, द्रव्यमान हो गया है कम, क्योंकि दो परमाणु, एक परमाणु जो भी गया है उसका कुछ तो आंशिक द्रव्यमान तो रहा होगा ना भाई, ठीक है। तो उसके कारण आपको पता है जो घनत्व होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन तो अभी भी उतना ही है, पर द्रव्यमान कम हो गया है, इसीलिए आप साफ साफ समझ पाओगे कि इस बार घनत्व का मान भी कम हो जाएगा। तो जो यौगिक है, जो पदार्थ है, तो घनत्व का मान इस बार रिक्तिका दोष में क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप सीधे से कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पा रहे हो कि घटेगा। कॉमन सी बात है, परमाणु चले गए तो घनत्व को तो घटना ही घटना है, क्योंकि आयतन क्या है, फिक्स है। आयतन में परिवर्तन थोड़ा भी हुआ, पहले भी जितना जगह घेरा था अभी भी उतना ही जगह तो घेरा है। अच्छा प्यारे बच्चों, ये किस टाइप के यौगिक में होता है, तो मैंने पहले इस बात का जिक्र कर दिया था कि यह अनआयनिक यौगिकों में होता है, नॉन आयनिक कंपाउंड, इसी में ये दोष पाया जाएगा। कौन सा दोष, रिक्तिका दोष, ठीक है, यौगिकों में पाया जाएगा, ठीक। तो ये आप लोग का रिक्तिका दोष से रिलेटेड 3-4 पॉइंट है जो आप लोग को मुझे लगता है कि एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि रिक्तिका दोष क्यों होता है। तो परमाणुओं के निष्कासन के कारण उससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो घनत्व में कमी आ जाती है। किस प्रकार के यौगिकों में होता है, तो अनआयनिक, मतलब जो आयनिक यौगिक नहीं है उनमें होता है। इसलिए देखो मैंने आयंस प्लस माइनस करके बनाया ही नहीं, क्योंकि मेरा कंपाउंड कैसा था, नॉन आयनिक टाइप का था, ठीक है। तो ये रिक्तिका दोष हुआ। अब हम लोग इसी में और भी दोष लाते हैं। हमको तो अनायनिक कंपाउंड में भी 2 दोष पढ़ने थे ना। पहला तो आप लोग का वैकेंसी डिफेक्ट था, दूसरा कौन सा डिफेक्ट आएगा, तो वो रहेगा हमारा बच्चों इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये मिटाना ही पड़ेगा, स्पेलिंग इसकी थोड़ी बड़ी है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। हाँ जी, इसमें क्या होता है, तो आप डायग्राम से सारी बातें समझिएगा। मान लो ये क्रिस्टल की संरचना थी, ये क्या थी, क्रिस्टल की संरचना थी, पूरे के पूरे परमाणु भरे पड़े थे एक नियमित व्यवस्था के साथ। अंतराकाशी का समझते हो मतलब क्या होता है, अंतराकाशी का मतलब होता है कि ये जो परमाणु हैं उनके बीच में ये जो स्पेस है ना, जो खाली जगह दिख रहा है आप लोग को, ये जो बीच में जगह बच जाता है ना, यही जगह आप लोग का क्या कहलाता है, अंतराकाशी स्थान, इंटरस्टिशियल साइट, ठीक। तो अब क्या कहता है कि इस दोष का नाम ही अंतराकाशी दोष। इसका मतलब क्या होगा कि कहीं से कोई परमाणु आके इस अंतराकाशी स्थान, इस अंतराकाशी जगह पे क्या करेगा, आके बैठ जाएगा। अब वो जैसे ही बैठेगा तो उससे क्या हो जाएगा कि अब आप समझ पा रहे हो कि परमाणुओं की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो द्रव्यमान भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आयतन अभी भी क्या है, नियत है, तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घनत्व का मान भी बढ़ जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो अंतराकाशी दोष को पहचानने का अर्थ ही क्या है कि यहाँ परमाणु अंतराकाशी स्थान या अंतराकाशी जो हमारा साइट है, जगह है, स्थानों में भरते हैं। और परमाणुओं के अंतराकाशी स्थानों में भरने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है, उसी दोष को हम लोग क्या नाम देते हैं, अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट।
क्लियर होगी बातें कि इस दफा क्या होगा, जो पदार्थ है उसके घनत्व में क्या होगा, साफ साफ क्लियर हो रहा है कि भैया घनत्व बढ़ जाएगा। अभी अभी तो समझाया मैं घनत्व क्यों बढ़ जाएगा, कि आयतन है नियत, 2 नए परमाणु आप लोग ला लिए हो तो भैया द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी तो बढ़ेगा। ठीक, और साथ ही साथ ये दोष भी किन यौगिकों में होता है, तो आप लोग को पता है ये दोष भी किन यौगिकों में होना है, अनआयनिक यौगिकों में होना है। नॉन आयनिक कंपाउंड्स में आप लोग का ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष संपन्न होगा। ठीक है, कितना स्वेटिंग हो रहा है, पसीना हो रहा है, क्योंकि अभी क्या है कि जहाँ मैं शूटिंग कर रहा हूँ वहाँ पे थोड़ी सी फैसिलिटीज़ बहुत लिमिटेड है। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई ना रुके, इसलिए मैं तो अपने स्तर से पूरा मेहनत कर रहा हूँ और बेहतर से बेहतर कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी बेहतर से बेहतरीन करो। थोड़ा प्यार मिले, मिलजुल के अच्छा करना ही है, ये तो शपथ लेकर आए हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग भी रेगुलर मैनर पे पढ़ाई करो यार, नहीं तो फिर मेरे इतने मेहनत करने का फिर कोई औचित्य नहीं निकलेगा। और पिछले 8-9 साल से मैं टीचिंग लाइन में हूँ, काफ़ी सारे मेरे सेलेक्टेड स्टूडेंट डिफरेंट कॉलेजेस में प्रेस्टिजियस जिनका आप सपना होता है वहाँ पहुँच चुके हैं, तो ये जर्नी हमको भी तय करनी है। ठीक है, चलिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया। अब स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में ही, अच्छा स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या था वो तो आप लोग को समझ में आया ना, जिसमें जो स्टाइक्योमेट्री है, जो अभी कणों की संख्या है, जो व्यवस्था है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए थी। इसमें आपका तीसरा डिफेक्ट आएगा, दैट इज शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या डिफेक्ट? शॉर्ट की डिफेक्ट। इसी को हम लोग नाम देंगे, हिंदी में भी शॉर्ट की डिफेक्ट ही कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट की डिफेक्ट या शॉर्ट की दोष या शॉर्ट की त्रुटि। ठीक, होता क्या है, तो सबसे पहले तो शॉर्ट की डिफेक्ट में आप लोग याद रखिए कि ये आयनिक यौगिकों में होते हैं। भैया शॉर्ट की डिफेक्ट के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, ये आयनिक यौगिकों में होते हैं, अनायनिक यौगिकों में नहीं पाए जाएंगे। ठीक, पाए जाते हैं, पहला पॉइंट तो हमको यही मिला। ठीक, अब एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट, बी अ साइंस स्टूडेंट, रिलेट करना ना, रटना नहीं है आपको, चीजें समझ समझ के खुद से बनाना है। एग्जाम में आ जाएगा, शॉर्ट की फ्रैंकल के बीच में डिफरेंस लिखिए। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा आप लोग को अलग अलग एग्जाम में, सारा एक भी चीज बाहर से नहीं आएगा ना, ये जिम्मेदारी मेरी है, बशर्ते आपको ना चीजें रटनी नहीं है, समझनी है। अब मजा आता भी आता है, क्योंकि समझे रहोगे ना, भूलोगे नहीं, रटोगे यार एक टाइम के बाद सब गायब हो जाना है। केमिस्ट्री तो वैसा भी सब्जेक्ट है कि समझते हो ना, एक टाइम में अगर इसको आप रिवीजन नहीं करते रहो तो ये पूरा दिमाग से उतर जाता है, वहीं पहुंच जाते हैं जहां हम लोग प्रारंभ किए थे। चलो बच्चों ध्यान देना, पहला अगर ये आयनिक यौगिक है तो मैं क्या करता हूँ, सबको तो पहले आयन बनाता हूँ। मान लो ये A+ है, ये B- है, ये भी A+ है, ये भी क्या है B-। A+ किससे जुड़ेगा? धनायन ऋणायन से जुड़ेगा, और ऋणायन किससे जुड़ रहा है? धनायन से। एकदम सिंपल सी बात हो रही है। यहाँ पर बस मैंने धनायन और ऋणायन की व्यवस्था व्यवस्थित कर दी, और कुछ तो काम नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ B-, A+, ये A+ के बगल में फिर से कौन आएगा? B-, A+। आयनिक यौगिक मतलब आयंस आ गए। क्या खास बात होती है इसमें, तो सबसे पहला शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की त्रुटि जन्म क्यों लेगा, क्यों आएगा शॉर्ट की त्रुटि? तो याद रखिए इस प्रकार की त्रुटि में क्या होता है ना, समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक से गायब हो जाते हैं। समझिएगा, समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन, धनायन एवं ऋणायन जालक से लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, एक ही बात है। अब जो अच्छा शब्द आपको लगे, ऋणायन जालक से क्या होंगे? पलायनित हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक है, गायब हो जाएंगे, अलग अलग शब्द है, हो जाते हैं। अब उनके गायब हो जाने से क्या होगा, तो उस चीज पे थोड़ा सा नोटिस करना ना, ध्यान देना कि मेरे प्यारे बच्चों, कि मान लीजिए मैंने एक ऋणायन और मैंने क्या किया, एक धनायन को क्या किया? गायब कर दिया। तो भैया वैक्यूम आया, होल्स आए, खाली जगह आया, खोखला जगह आया, मतलब दोष उत्पन्न हो गया है क्रिस्टल में, क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो चुका है। अब 2-3 पॉइंट्स को पकड़ना ना। सबसे पहला पॉइंट कि अगर पहले मान लीजिए जितने भी धनायन थे उतने ही ऋणायन थे, तो धनायन ऋणायन, इस पे +1 चार्ज है तो इस पे -1 चार्ज है, मतलब ये पहले विद्युतीय रूप से क्या था? उदासीन था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था।
और अभी क्या हुआ है, अगर एक धनायन गया है तो एक ऋणायन गया है, या दो धनायन गया है तो दो ऋणायन गया है, क्योंकि समान संख्या में निकलना है ना। तो ये बाद में भी क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग समझ पाए, यहीं से एक पॉइंट निकल गया कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन का निष्कासन या उनके गायब होने के बावजूद भी अभी भी जितने भी रहेंगे ना धनायन और ऋणायन, उनकी संख्या समान है। मतलब ये अपना विद्युत उदासीनता को क्या किया हुआ है, विद्युत उदासीनता को संतुलित किया हुआ है। यहाँ जो विद्युत उदासीनता है वो अभी भी क्या है, संतुलित है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। पहली बात। एक और पॉइंट याद रखना कि भैया धनायन और ऋणायन एक साथ निकले हैं, ठीक है। मान लो दोनों के बीच में थोड़ा हो गया अट्रैक्शन डिफ्रैक्शन जो भी है, और भाग गए। भैया भाग गए तो जोड़ी लगे तब तो भागे, ऐसा थोड़ा भी है कि एक बहुत बड़ा रहेगा और एक छोटा सा, ऐसा नाबालिग टाइप नहीं चलता ना। तो आप यहाँ से समझिए कि अगर दोनों को एक दूसरे के साथ भागना है तो पहले तो उनको वयस्क होना पड़ेगा। 18-21 साल ऐसा रहता है, अलग अलग कंट्री में है, तो उसको पार करना है। पार करना इसका मतलब इनका जो आकार है वो क्या है, लगभग एक समान है। तो यहाँ पर शॉर्ट की त्रुटि में एक खास बात है कि धनायन का आकार और ऋणायन का आकार लगभग क्या रहेगा, आपस में बराबर रहेगा। धनायन और ऋणायन का आकार आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक, जितना बड़ा धनायन लगभग उतना ही बड़ा ऋणायन रहेगा। सामान्यतः ऋणायन धनायन से हमेशा बड़े होते हैं, पर इस त्रुटि में आपका ऋणायन और धनायन के आकार बराबर होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों आप समझना, मैंने अभी बोला ऋणायन हमेशा धनायन से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बट इस बार ऋणायन की बराबरी करने के लिए हमको धनायन भी क्या लेना है, बड़ा लेना है। अब आपको पता है अगर आप एक बड़ा धनायन ले रहे हैं तो उससे चारों ओर से जुड़े हुए ऋणायन भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और धनायन से जुड़े हुए ऋणायनों की संख्या को ही हम क्या नाम देते हैं, समन्वय संख्या। क्या कहते हैं, समन्वय संख्या। तो इस पॉइंट से एक नया पॉइंट जन्म ले लिया कि अगर धनायन का आकार बड़ा है तो यौगिक की समन्वय संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यौगिक की समन्वय संख्या, एक एक पॉइंट एक एक कॉन्सेप्ट है ना। समन्वय संख्या कैसी होने वाली है इस बार, उच्च होगी, मतलब हायर कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। ठीक, क्यों आएगा, क्योंकि धनायन का आकार बड़ा है। ठीक, नेक्स्ट और पॉइंट अगर आप देखेंगे, ठीक है, कि भैया यहां पर आयनिक यौगिक पे तो ये होता है, समन्वय संख्या भी उच्च है। जब ये धनायन और ऋणायन निकल गए, जब ये धनायन और ऋणायन निकल गए तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या छोड़ गए, खाली जगह, एक खोखलापन, खालीपन। और खालीपन चाहे जीवन में हो चाहे क्रिस्टल में हो, वो कहीं ना कहीं दुख देता है ना, मतलब स्थायित्व को क्या करता है, घटा देता है। तो यहाँ से आप लोग समझ पाए कि भैया रिक्त स्थान के कारण, या बोलना चाहिए होल के कारण, रिक्त स्थान उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, होल। होल ही तो कहते हैं, होल मतलब खाली स्थान। तो होल के कारण जो क्रिस्टल का स्थायित्व है, क्रिस्टल का स्थायित्व है वो क्या होने वाला है, कम हो जाएगा। क्रिस्टल का स्थायित्व घट जाएगा, स्थायित्व घटेगा। आया बात समझ में, सिंपल सी बात है। और एग्जाम्पल्स में क्या क्या आएंगे, तो शॉर्ट की डिफेक्ट के आप एग्जाम्पल जान लीजिएगा कि शॉर्ट की डिफेक्ट में हमारे एग्जाम्पल में आप लोग NaCl, KCl, KBr, ठीक, AgBr ऐसे कंपाउंड ले सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो हमारा छूट ही गया कि भैया जब धनायन और ऋणायन जब बाहर पलायनित हो गए, भाग गए, तो वो जगह क्या हो गया, खाली। वो जगह क्या हो गया, खाली। मतलब द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी आई, पर आयतन अभी भी क्या है, आयतन अभी भी वही है ना, निश्चित है। इसका मतलब कि आप समझ पा रहे हैं कि इस बार घनत्व में भी क्या आएगा, घनत्व में कमी आएगा। घनत्व में क्या होगा, कमी आएगा। तो शॉर्ट की त्रुटि से आधारित ये मैंने आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए, और ये एक एक फैक्ट मुझे लगता है अब आपके दिमाग में पूरी तरह से स्टोर हो चुका है। तो चलो, ये था हमारा शॉर्ट की त्रुटि। इसी का जस्ट थोड़ा सा अपोजिट बोल लो, या थोड़ा सा इससे भिन्न रहेगा, एकदम अपोजिट नहीं रहेगा पर इससे भिन्न रहेगा, और वो त्रुटि हमारी रहेगी कौन सी त्रुटि, फ्रैंकेल त्रुटि। तो प्यारे बच्चों, फ्रैंकेल त्रुटि हम पढ़ेंगे, उससे पहले शॉर्टकी का एक रिवीजन कर लो कि शॉर्टकी में होता क्या है। तो एक धनायन एक ऋणायन या समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या करते हैं, जालक से गायब हो जाते हैं।
उनके गायब होने से क्या होता है, घनत्व में कमी आ जाती है। धनायन और ऋणायन का आकार क्या होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए, ठीक है। और उससे कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या उच्च आती है, ठीक है, क्योंकि धनायन का साइज बड़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऋणायन को अपने चारों ओर जोड़ेगा ना। अब हमारा नेक्स्ट है बच्चों फ्रैंकेल डिफेक्ट, मतलब हिंदी में भी इसको हम नाम देंगे फ्रैंकेल त्रुटि या फ्रैंकेल दोष। इसकी क्या खास बात होती है, तो पहले तो चलो मैं यहाँ पर जो मैंने पहले गायब किया था अब उसको वापस ला दिया, ठीक। अब मतलब ये मेरा एक जालक बन गया। अभी ध्यान से देखना, अभी फ्रैंकल में कुछ शुरू नहीं हुआ, अभी बस मैंने जालक लिया। फ्रैंकल क्या होता है, कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो यही है फ्रैंकल में कि यह भी आयनिक यौगिकों में ही प्रदर्शित होगा। ये जो त्रुटि है केवल किस में आने वाली है, आयनिक यौगिकों में ही आने वाली है, ठीक है। सहसंयोजी यौगिक या विद्युत संयोजी उपसहसंयोजी यौगिक ये त्रुटि प्रदर्शित नहीं करेंगे, ठीक है। केवल कौन करेंगे, आयनिक यौगिकों में पाया जाएगा, ठीक। अब होना क्या है, जैसे शॉर्ट की आयनिक यौगिकों में हुआ, फ्रैंकल भी क्या होगा, आयनिक यौगिक में, इसलिए मैंने आयन्स पहले से बना रखे हैं। यहाँ क्या होता है, मुद्दा क्या है, फ्रैंकल कब आता है, तो फ्रैंकल में ना कोई एक आयन, मान लीजिए यहाँ का धन आयन अपना स्थान छोड़ के चले जाएगा, ठीक है, पर यह स्थान छोड़ के ना बाहर नहीं भाग जाएगा शॉर्टकी की तरह, ठीक है। अपना राज्य छोड़ा है, देश नहीं छोड़ रहा है ये, वो कहीं किसी अंतराकाशी जगह पे जाके क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। यहां पर खाली जगह उत्पन्न हो चुका है, बात समझिएगा, खाली जगह यहां पे क्या हो चुका है, उत्पन्न हो चुका है। और वो आयन अपना स्थान जरूर छोड़ा है पर पूरे के पूरे क्रिस्टल में से गायब नहीं हुआ है, वहीं पहुंच जाता है किसी इंटरस्टिशियल साइट, मतलब अंतराकाशी स्थान में। तो यहां पर आप लोग समझ पाएंगे कि किसी आयन का जालक से निकलकर, कहां से निकलकर, जालक से निकलकर, पहले वो लैटिस के अंदर था, अब वहां से कूद के वो कहाँ चल गया, जो छोटा मोटा जगह है ना वहां जाके बैठ गया, जालक से निकलकर कहां पहुंच जाता है, निकलकर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, ठीक। तो ये है फ्रैंकल की खास बात कि जालक से निकलकर जो आयन है अंतराकाशी स्थान में चले जाएगा। अब ध्यान से समझना ना, आपको अब एक एक पॉइंट अब फिर से कैच करनी पड़ेगी, ठीक, कि अगर जालक से निकल के वो यहां गया है, मुझे आप बताइए कि क्या इस बार परमाणुओं की संख्या में कोई कमी हुई है क्या। अगर इस जालक में पहले मान लीजिए 100 परमाणु थे, जालक समझ लो एक देश है, एक दो परमाणु भले ही अपनी जगह से हट गए पर है तो उस जालक के अंदर ही ना बच्चों। तो अगर उस जालक के अंदर ही है, इसका मतलब यहां पर जो घनत्व रहेगा, तो घनत्व कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, मतलब जैसा है वैसा ही इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। शॉर्टकी में जो घनत्व था वो कम हो गया था क्योंकि जो परमाणु थे बाहर ही चले गए थे, कभी लौट के वापस नहीं आए थे, यहाँ इसी में फंस गया ये। तो एटम तो अभी भी सेम है ना, तो मास भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो डेंसिटी भी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, कॉमन सी बात है। अच्छा बच्चों एक और चीज़ समझना कि इसमें खास बात होती है कि जो शॉर्ट की त्रुटि होती है ना वो उन आयनिक यौगिकों में होती है जिनके आयनों के आकार, मतलब धनायन और ऋणायन का आकार लगभग क्या होता है, एक समान होता है। पर फ्रैंकल त्रुटि में क्या होता है, यहाँ जो धनायन का आकार है ना, धनायन का आकार वो ऋणायन के आकार से बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, ऋणायन के आकार से छोटा होता है, क्यों ऐसा, क्योंकि भैया आप ध्यान दीजिए, धनायन को पलायनित होकर कहाँ जाना है, अंतराकाशी स्थान में, और अंतराकाशी स्थान ना बहुत अल्प होता है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। आपने अभी तक पूरा सेल पढ़ा है, आप देखते थे लैटिस ही पूरा छाया रहता था, बीसीसी में 74% लैटिस आता था, तो वॉइड स्थान जो वॉइड मतलब अंतराकाशी स्थान होता था या रिक्तिका होती थी वो लगभग 26% आती थी टोटल आयतन का। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है। तो अंतराकाशी स्थान जो है वो एक तो है बहुत कम, अब वहाँ जाके बैठना है परमाणु को, तो वो कौन सा आयन जाके बैठेगा, तो स्वाभाविक सी बात है धनायन ही बैठेगा, क्योंकि धनायन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। ऋणायन को आप जाके बैठा नहीं पाएंगे।
तो यहाँ पर कई बार मैंने किसी आयन बोल लिया है तो कई बुकों में आपको धन आयन लिख देगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना, सही बोल रहा है वो, क्योंकि ऋणायन बड़े साइज का है, वो अंतराकाशी स्थान में अटेगा ही नहीं ना, घुस ही नहीं पाएगा। धन आयन छोटे साइज का है, ऋणायन की तुलना में अंतराकाशी स्थान पर जाके आराम से बैठ जाएगा। क्लियर हो गई पॉइंट? अच्छा, अब यहाँ से एक सिंपल सी बात है, अगर धनायन का आकार छोटा है तो उससे जुड़े हुए चारों ओर ऋणायनों की संख्या भी क्या रहेगी? कम रहेगी। बात समझ में आ रहा है ना? अगर ऋणायनों की संख्या, ये सारी चीज़ें मैंने रेडियस रेशियो में पढ़ा रखी है, ऋणायनों की संख्या कम आएगी तो फ्रैंकल त्रुटि वो यौगिक प्रदर्शित करेंगे जिनकी समन्वय संख्या उच्च होगी कि निम्न होगी? तो निम्न होगी। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे समझ पाए कि यौगिकों की समन्वय संख्या इस बार क्या आने वाली है? उच्च आने वाली है कि निम्न आने वाली है? तो आप साफ क्लियर हो गए, समन्वय संख्या निम्न होगी। शॉर्टकी में क्या हुई थी? उच्च हुई थी, पर यहाँ पर क्या होने वाली है? निम्न होने वाली है। ठीक, और भी कुछ पॉइंट्स कि भैया इस बार याद रखिए, जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, परावैद्युतांक, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो आयतन है, जो घनत्व है, वो क्या रहा? अपरिवर्तित रहा। किसमें? फ्रैंकल त्रुटि में। बट जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो परावैद्युतांक है, वो यहाँ पर क्या रहता है? कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, घटेगा। ये एक पॉइंट और जोड़ दीजिएगा, ये क्या करेगा? घटेगा, मतलब डिक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक, और क्या रहेंगे हमारे कि भैया जब ये धनायन अपना जगह छोड़ के गया था तो यहाँ फिर से क्या जन्म ले लिया? होल। होल मतलब खालीपन, उदासी। जीवन में हो चाहे क्रिस्टल में हो, तबाही करती है ना, स्थायित्व का क्या कर देती है? घटा देती है। तो आप फिर से समझ गए कि रिक्त स्थान मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? होल की। तो होल की उपस्थिति के कारण जो हमारा क्रिस्टल है, जो हमारा ठोस है, उसका स्थायित्व फिर से क्या होने वाला है? ठोस का स्थायित्व घट जाएगा। ठीक है, इस बार भी घटेगा, शॉर्टकी में भी घटा ही था। तो कुछ चीज़ों में ये लोग सेम है, जैसे शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों आयनिक यौगिकों में होते हैं। शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों में इन त्रुटि के कारण क्या होता है? ठोस के स्थायित्व में कमी आ जाती है। और कुछ चीज़ों में इनमें अंतर भी है। क्या अंतर है? जैसे शॉर्टकी और फ्रैंकल के बीच में अंतर लिखने आता ही है ना। एक काम करो, आप लोग फिलहाल पूरा नोट ही कर लो, फिर मैं आप लोग को अंतर पे भी बात करवा ही देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा, वैसे तो मुझे लगता है अंतर आप लोग लिख भी सकते हैं खुद से, फिर भी चलिए नोट कर लीजिए। बच्चों, तो हमने लगभग सारी बातें पहले से ही पढ़ रखी है, ये बस फॉर्मेलिटी है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछ दिया जाता है कि शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष या शॉर्टकी त्रुटि फ्रैंकल त्रुटि में अंतर लिखिए, 3-4 मार्क्स के लिए आ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या था। सारी बातें पहले से ही आप लोग को पहले से पता होंगी। ठीक है, देख लीजिए पैसे कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन जालक से क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं, और ऐसा जाते हैं कि कभी लौट के नहीं आते हैं। यहाँ पर क्या होता है? एक आयन जालक से निकलता है पर अंतःकाशी स्थान में जाकर स्थापित हो जाता है। पहला अंतर तो यही है जो इनकी मुख्य परिभाषा है। दूसरा, ठोस का घनत्व तो यहाँ पर क्या होता है? घटता है, क्योंकि परमाणु चले गए, अब लौट के ना आएंगे, तो घनत्व तो घटा गए। यहाँ पर जालक से निकला परमाणु, पर अभी भी तो उस ठोस के अंदर ही है ना, अंतरकाशी स्थान पर है तो ठोस के अंदर ही। इसलिए इस बार फ्रैंकल त्रुटि में जो घनत्व रहता है वो क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है, और यहाँ क्या होता है? घट जाता है। अगला बोल रहा है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी पॉइंट से आपका चौथा पॉइंट बन जाता है। एक पे एक बोनस, यही है साइंस की ब्यूटी। एक याद रखो, दूसरा अपने आप बनता है कि धनायन और ऋणायन का आकार लगभग क्या रहता है? एक बराबर रहता है। और यहाँ पर क्या रहेगा? धनायन का आकार ऋणायन के आकार से कम होगा, तभी तो अंतराकाशी स्थान पे जाके वो स्थापित हो पाएगा ना। ठीक, अब अगर इनका धनायन और ऋणायन का आकार बराबर है तो धनायन को ऋणायन के बराबर होने के लिए बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सामान्यतः धनायन जो केटायन है वो छोटे होते हैं एनायन मतलब ऋणायन से। तो बड़ा होना होगा, जब बड़ा होगा तो समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? हायर हो जाएगी। उच्च समन्वय संख्या वाले आयनिक ठोसों में पाया जाता है। मतलब शॉर्टकी त्रुटि कहाँ मिलेगी? आयनिक ठोसों में। सेम उसी तरह यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ निम्न समन्वय संख्या आएगा, क्योंकि धनायन को अंतराकाशी स्थान में जाना है, मतलब धनायन का आकार होना चाहिए छोटा। जब धनायन छोटा होगा तो उसके चारों ओर जब ऋणायन जुड़ेंगे तो वो कम जुड़ेंगे, मतलब समन्वय संख्या क्या हो गई? लो हो गई, निम्न हो गई। और ये भी किस पे पाया जाता है? तो ये भी आयनिक ठोस पे पाया जाता है।
यहाँ विद्युत उदासीनता संतुलित रहती है। कैसे संतुलित रहती है? तो मान लीजिए पहले आपके पास ना 5 धनायन 5 ऋणायन थे पूरे ठोस के अंदर, एक जोड़ा भाग गया, अभी भी 4 धनायन 4 ऋणायन है, तो विद्युत उदासीन ही तो हैं। तो विद्युत उदासीनता क्या रहती है? संतुलित रहती है। इसमें अगर बच्चों ध्यान दोगे, शायद मैं वहाँ पर नहीं बता पाया था कि पहले 5 धनायन 5 ऋणायन है, अब क्या हुआ कि धनायन जालक से तो निकल गया, अंतराकाश स्थान पे जाके स्थापित हो गया। तो अब अगर मैं ठोस में ध्यान से देखूं तो अभी भी 5 धनायन 5 ऋणायन ही तो है। इसका मतलब ये भी विद्युत उदासीन रूप से क्या है? संतुलित है। इसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो क्या है? मेंटेन्ड है, बैलेंस है। एग्जाम्पल में याद रखना बच्चों, इसमें KCl NaCl KBr CSCl AgBr आता है, और इसमें AgCl AgBr AgI ZnS आपको पूछ चुका है। ZnS में किस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है? डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याद आना चाहिए फ्रेंकल त्रुटि। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार नीट में ऑलरेडी आ चुका है कि AgBr, आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे, AgBr इकलौता ऐसा यौगिक है जो शॉटकी और फ्रेंकल दोनों ही त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। तो आप लोग ये पूरा का पूरा नोट कर लीजिए, ठीक। अब बच्चों आज हमने स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि क्या है वो सारी बातों को हमने ठीक से जाना, उसके प्रकारों को पढ़ा। अगले क्लास में हम नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि के बारे में जानेंगे, और वो भी बिल्कुल इसी की तरह एकदम इम्पॉर्टेंट है। हालांकि शॉटकी फ्रेंकल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनको हमने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में जाके पढ़ाई की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ये सारी चीज़ें आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल स्टोर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही मस्त रहो, खूब पढ़ो, अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखो। मिलते हैं अगले क्लास में।